एवरीवन, वेलकम टू कीप ऑन एंड ऑन लर्निंग। तो अब आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। यह है एनसीईआरटीज़ की सीरीज़। अब हम इसी एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ को कवर करते हुए हर एनसीईआरटी को कवर करेंगे जो यूपीएससी के लिए और अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ की पहली एनसीईआरटी है इकोनॉमी की 9th की एनसीईआरटी। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। So, the main purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and it is done through a story of a imaginary village called पालमपुर। ठीक है, तो इसमें आपको साफ साफ समझ आ गया होगा कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, इस स्टोरी का, वो एक प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ों को बताने का है और इस स्टोरी को एक इमेजिनरी विलेज जो कि पालमपुर है उसके बेसिस पे बताने की कोशिश की गई है। Farming is the main production activity in village Palampur. Small scale manufacturing, dairy transport are other activities that are carried out on a limited scale. These production activities are needed various types of resources such as natural resource, man-made items, human efforts, money. ये सब की ज़रूरत पड़ती है हमें इसके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, मैन मेड रिसोर्सेज की, ह्यूमन एफर्ट्स की, मनी की। थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिज़ाइन गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। तो हम स्टोरी, जो पालमपुर स्टोरी है, उसे ये पढ़ेंगे कि कैसे वेरियस एफर्ट्स लगते हैं डिज़ाइन करने में गुड्स और सर्विसेज को। There are several neighboring villages and towns well connected with पालमपुर। तो पालमपुर से सटे हुए कुछ गांव और भी हैं, जिनमें से एक है रायगंज। is a big village with 3 kilometers away from पालमपुर. There is a road which connects पालमपुर to रायगंज। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा पालमपुर के करीबी 2 विलेज हैं, उनमें से एक विलेज का नाम है रायगंज जो 3 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक रोड भी जाती है। एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन कॉल्ड शाहपुर। ऑन द रोड there can be many kinds of transport starting from the bullock carts, tongas, bogies loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles such as motorcycles, tractors, jeeps and truck। ओके, तो यहाँ पे हमने सीखा कि वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें टोंगास, बोगीज़ और जैगरीज, इन सारी चीज़ों को कौन कौन लेके जाता है। मोटरसाइकिल्स, ये सारे ट्रांसपोर्ट लेवल है ट्रांसपोर्टेशन के, व्हीकल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं। There are about 450 families in the village belonging to several caste। 450 different families हैं जो different caste पे belong करती हैं। Okay, तो next, the majority of the land in the village is owned by 80 upper class family। Okay, तो 80 upper caste families को ये villages own करते हैं 80%। ठीक है, their हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट प्लास्टरिंग। तो जो अपर कास्ट वाले हैं उनका हाउस ब्रिक्स से और सीमेंट से बना है, जबकि जो दलित्स है वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज इन मच स्मॉलर हाउस। सम ऑफ देयर हाउस आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। तो उनके कुछ जो हाउस हैं वो मड और स्ट्रॉ से बने हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज ऑफ द विलेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो जो मोस्ट ऑफ द हाउसेज है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस भी है। all the tube wells are run by electricity। it is also used in various types of small businesses। तो जो ट्यूब वेल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और ये इस तरह के जो बिज़नेस है वो स्मॉल बिजनेस के तौर पर काम करते हैं। देर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स, 1 हाई स्कूल इन पालमपुर। तो 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है पालमपुर में। देर इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट। देर इज़ ऑल्सो 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द पेशेंट्स आर ट्रीटेड। तो इसमें एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जो गवर्नमेंट ने खोली है जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर विल टेक अस थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो ये स्टोरी है पालमपुर की वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ तक लेके जाएगी। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। ठीक है, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। देयर आर अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नोन एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अच्छा ठीक है, तो फार्मिंग एक्टिविटी हो गई। ठीक, अब कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे क्या है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, ये सब भी उसमें आता है। ओके, द डिस्क्रिप्शन अबव शोज़ दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। तो पालमपुर ये बताता है कि वहाँ पे फेयरली वेल डेवलप्ड रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ केयर, सब कुछ है।
Organizations of production. The main aim of production is to produce the good and services that we need. प्रोडक्शन का मेन एम होता है कि कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना है जिससे गुड्स और सर्विसेज, जो भी हमें गुड्स चाहिए, खाने पीने का सामान, जो भी हमें सर्विसेज चाहिए वो हमें मिल सके. देयर आर 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन की 4 महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहली क्या है? द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ लैंड. सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड. द अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, मिनरल एंड फॉरेस्ट. द सेकेंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन इज़ लेबर. ओके, तो दूसरी, पहली क्या हो गई? लैंड. दूसरी क्या है? लेबर. ठीक है. सेकेंड रिक्वायरमेंट, द पीपल हु विल डू द वर्क फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. सम ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड पर्सनस. ठीक है. तो कुछ जो ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हाईली प्रोफेशनल लोग लगते हैं, हाईली प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, एजुकेटेड लोग, स्किल्ड लोग. ठीक है. सो ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडेड विद द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन. तो ईच वर्कर जो है वो प्रोवाइडेड है लेबर जो कि नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए, जो लेबर लगेगा उस काम को करने के लिए, प्रोडक्शन को करने के लिए. द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ फिजिकल कैपिटल. ठीक है. पहला क्या था? लैंड. दूसरा लेबर. तीसरा क्या है? फिजिकल कैपिटल. अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है? द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एट एवरी स्टेज. हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन की, वो हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल. वॉट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल. अब हम देखेंगे क्या क्या हमें फिजिकल कैपिटल्स के अंदर आता है. वो है सबसे पहले टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग. तो हर समय, हर एक स्टेज पे प्रोडक्शन जब हो रहा है तो हमें इनकी ज़रूरत होती है. सबसे पहले टूल्स की. टूल्स एंड मशीन रेंजेस फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स लाइक फार्मर्स प्लॉ को पढ़ता ही होगा, टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लाइक जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर. ये सब की ज़रूरत पड़ती है. The tools, machine, building that can be used in production over many years are called fixed capital. अच्छा, fixed capital कौन सा कैपिटल होता है? Fixed capital वो कैपिटल होता है जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता. नॉन लिविंग, बेसिकली नॉन लिविंग, जगह से हिल नहीं सकता, एक फिक्स्ड टाइम के लिए होता है, एक जगह पे फिक्स्ड रहता है. जैसे मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई. अब वो बिल्डिंग तो अपनी जगह से उठ के आपके साथ नहीं चली आएगी. ठीक, वैसे उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं. अब रॉ मटेरियल्स. अब दूसरी हमारी क्या चीज़ होती है जो फिजिकल कैपिटल में आती है? रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. सी, मनी ऑल्सो इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल. लाइक मनी इज़ नॉट अ फिक्स्ड कैपिटल क्योंकि मनी फ्लो होता रहता है. There is a requirement of variety of raw materials in the production, such as yarn used by weaver, clay used by weaver, some clay used by potter. ठीक है, weaver, potter. Some money is also required during the production to make the payment and buy other necessary things. ठीक है. तो raw material and money in hand are also called working capital. तो जो ये raw material है और money है, देखो raw material को हम ट्रांसफॉर्म करके प्रोडक्टिव चीज़ें बना लेते हैं, मनी फ्लो करता रहता है, तो ये वर्किंग कैपिटल में आ जाता है, फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आता है. ठीक है. अभी आगे, द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ ह्यूमन कैपिटल. ठीक, पहले क्या था? लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल और चौथा क्या है? ह्यूमन कैपिटल. ओके, द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर द प्रोडक्शन. ह्यूमन कैपिटल मतलब इंसानों की ज़रूरत. For production, knowledge and enterprise is needed to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. We should study more about the human capital. See, human capital का बेसिक मतलब होता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए नॉलेज चाहिए, इनपुट चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, और इन सबको करने के लिए, इन सबको मैनेज करने के लिए हमें ह्यूमंस चाहिए. ठीक है. ओके, सो फॉर एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग. हर प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और इसी को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस 3 इन द लेटर पार्ट. ओके, फार्मिंग इन पालमपुर. लैंड इज़ फिक्स्ड. ओके, द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर इज़ फार्मिंग, वेयर 75% वर्किंग पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड. जो 75% ऑफ पीपल है वो डिपेंडेंट हैं फार्मिंग पे फॉर लाइवलीहुड. ठीक है. सच पर्सन कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स, कुछ भी हो सकते हैं. 75% जो पीपल है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो डिपेंडेंट है फार्मिंग पे, और कुछ जो बचे हुए लोग हैं वो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड कर जाते हैं, जैसे डेयरी हो गई, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ गई, पर एक्टिविटी है. द
द लिविंग ऑफ दीज पीपल आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, ठीक है। अब अगर फार्म में अच्छा उस समय बहुत बारिश हो गई और उस समय अच्छी खेती नहीं हुई तो इनको बहुत लॉस होगा। But we should keep in mind that there is a basic difficulty in raising farm production because land area that comes under cultivation is practically fixed. ये हमें समझना चाहिए कि जो एरिया है, जो लैंड है, वो फिक्स्ड है और वो जो हम कल्टीवेशन करते हैं वो अपने उतने ही एक्सपेंशन पे कर पाएंगे। हर एक लैंड जो है हम हर एक लैंड पे नहीं कर सकते। देयर इज़ नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन, ठीक। इन 9 से देखो अब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि लैंड आज इतना सा है कल और बड़ा हो जाएगा, उसके बाद और बड़ा हो जाएगा, नहीं, लैंड उतने का उतना ही रहेगा, आपको उतने पे ही प्रोडक्शन करना है। बाय देन सम ऑफ द डेजर्टेड लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेबल लैंड इन विलेज। देयर इज़ नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। सो देखो काफ़ी सारे जो डेजर्टेड लैंड हैं उन्हें कल्टिवेबल लैंड में बना दिया गया है, पर अभी कोई स्कोप नहीं है, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि ये फिर से डेजर्टेड नहीं होंगे या और हमारे पास लैंड ऐसा होगा जो डेजर्टेड हो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। एक लैंड को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है हेक्टेयर। दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स सच एज बीघा, गुथा, गुंथा, गुंथा और बीघा से भी बताया जाता है, जैसे ये 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है, बिस्सा, बीघा। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में 100 मीटर्स का स्क्वायर बनता है। ओके, आगे, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम फील्ड। क्या कोई और रास्ता है जिससे एक ही फील्ड से हम बहुत कुछ पा पाएँ और भी ग्रो कर पाएँ। पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी। क्या पालमपुर कहाँ है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में। इज इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। पालमपुर ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड, पूरा लैंड कल्टिवेबल है और कल्टिवेट होता है। ड्यूरिंग रेजिंग सीजन खारिफ क्रॉप्स ज्वार बाजरा ये सब उगाए जाते हैं और जो बचे कुचे प्लांट्स हैं उन्हें हम कैटल फीड के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। जो ये बाजरा ज्वार और बाजरा है वो कैटल फील्ड के लिए भी यूज़ करते हैं। देयर इज़ कल्टिवेशन ऑफ पोटैटोज बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। इन द विंटर सीजन और राबी सीजन wheat is grown in the field. Farmer keep enough wheat for the family consumption and surplus wheat is sold in the market at रायगंज, ठीक है। सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। कुछ जो पार्ट है वो हम शुगर केन के लिए भी डिवोट करते हैं, मतलब कुछ एरिया में वीट है और कुछ एरिया में शुगर केन, ठीक है, आधा आधा उन्होंने डिवाइड कर दिया है। आफ्टर हार्वेस्टिंग दिस शुगर केन इट्स रॉ फॉर्म्स एज जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स ऑफ शाहपुर, ठीक है। देखो कुछ जो वीट है वो रायगंज चली जाती है और कुछ जो वीट है वो शाहपुर चली जा रही है। ओके, नेक्स्ट, इन पालमपुर द पीपल आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ईयर। ओके, सी अभी हम बात कर रहे थे कि हम उस लैंड को कैसे एक ही लैंड है हमारे पास, उसको इतना कैसे कल्टिवेबल बने। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ही फील्ड पे 3 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करने लगे एक ही साल में, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। वेरी गुड। सो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर विच ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। टिल देन इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा देर में आई थी, उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम जो है इरीगेशन का ट्रांसफॉर्म कर दिया है। द फार्मर यूज पर्शियन व्हील्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द व्हील्स। टिल देन मतलब तब तक जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, पर्शियन व्हील्स यूज़ होती थी पानी को लाने के, वेल से लाने के लिए और स्मॉल फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए। People calculated that the electric run tube wells could irrigate much larger areas more effectively. See, this is the benefit of machines. मशीन का यही तो बेनिफिट है कि पहले लोग एक एक बाल्टी को खींच खींच के लाते थे और पूरे मैदान में पूरा दिन निकल जाता था, पर अब ट्यूबवेल से उनको वहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं और पानी सब पूरा सप्लाई हो जाएगा। The government installed few tube wells in the village. The farmers started setting up their private tube wells of observing their effective result. As a result, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. ठीक है? Not all village in India have such high level of irrigation. हर village, ठीक, हर बहुत सारे विलेजेस हैं और यूपी में तो खासकर, तो इन विलेजेस में जो मोस्टली हर विलेज इतना सुविधाजनक नहीं होता है, हर में इतनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। Apart from the riverine plains, coastal regions in the country, as well as irrigated
In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low levels of irrigation. Deccan Plateau के पास बहुत ही low level of irrigation है. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. 100% में से आज भी सिर्फ 40% लैंड है जो हम इरीगेट कर पा रहे हैं. इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. और बाकी एरियाज़ में फार्मिंग से ही इरिगेशन डिपेंड है, फार्मिंग से ही रेनफॉल से ही फार्मिंग डिपेंड है. अब जैसे आप हिमाचल चले जाएं, वहाँ वाले एरियाज़ को आप कल्टीवेट वैसे नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. लेकिन वहाँ पे जो जब नेचुरल रेनफॉल होती है तभी वहाँ पे कल्टीवेशन हो पाता है. ओके, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड ड्यूरिंग द सेम ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. ठीक है, और मिक्स्ड क्रॉपिंग. एक ही एरिया पे 2-3 क्रॉप्स को एक साथ एक ईयर में ग्रो करने को हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. दिस इज ट्रेडिशनल वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. In Palampur, at least 2 main crops are grown by all farmers. At least two crops are grown. ठीक है. Many farmers have been growing potato and the third crop for the last 15 to 20 years. पोटैटो को जैसे वीट ग्रो कर लिया हमने, या बाजरा ग्रो कर लिया, शुगर ग्रो कर लिया, और लास्ट में हमने जो तीसरा वाला वो रख दिया, वो हमने रख दिया पोटैटो. ठीक है. ओके, you have read that one way of increasing production from the same piece of land is by multiple cropping. ठीक है, हमें ये सीख लिया मल्टीपल क्रॉपिंग करके हम पैसा बढ़ा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं. द अदर वेज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी इज़ यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ऑफ हाई यील्ड. ठीक है, अभी पहला तो हमने ये कर लिया, मिक्स्ड फार्मिंग कर लिया, मल्टीपल क्रॉपिंग कर लिया. दूसरा हम क्या करेंगे, हाई यील्ड वेराइटीज़ जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनको अपनाएंगे. Yield produced on given piece of land during single season is measured as crop. ठीक है. उसके बाद till the mid of 1960 the traditional seeds were used in cultivation and with relatively low yields. पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ होते थे जो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते थे. अब हम हाई यील्डिंग वेराइटी क्या होती है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स वो वेराइटी होते हैं जो नॉर्मली नहीं ग्रो करते, उनमें मतलब वो लैब्स में ग्रो करते हैं. लैब्स में इन तरह के सीड्स को बनाया जाता है जो कि मतलब अच्छी ही फसल देंगे वैसे वाले. इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, एकदम प्रॉपर चीज़ों मतलब प्रॉपर तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी उसकी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी थी उसको कम किया जाता है, और जितना भी लूप होल्स से उनको सबको मिटा के प्रॉपर सीड डिफाइन करते हैं कि आप इसको ग्रो करिए, अच्छी ही फसल मिलेगी. ओके, अब इसके आगे ये हो गई हाई यील्ड वैरायटी को हम यूज़ करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. ओके, फिर सो दीज ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन. तो इस तरह की जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं इनको लेस इरीगेशन चाहिए होता है. काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर वे यूज्ड एज फर्टिलाइज़र. तो काउ डंग और अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज़ होते थे फर्टिलाइज़र के तौर पे. सच फर्टिलाइजर्स वेयर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर. इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स थे पहले अवेलेबल होते थे फार्मर्स के पास. ठीक. इन लेट 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग द HYV सीड्स. ठीक है, पहले अब 1960 में MS स्वामीनाथन जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस किया, जिसने क्या किया, एक हाई विल्डिंग वैरायटी को जन्म दिया. वैसे वाले राइस ग्रो होने लगे जो कि हाई रिजल्ट्स ही देंगे. सच फर्टिलाइजर्स वेयर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर. ओके, the HYV seeds are compared to the traditional seeds promised to produce much greater amounts of grain on single plant. As a result, the same piece of land was used to produce for larger quantities of food grain, which was not possible earlier. ठीक है, तो HYV सीड्स के आने पे क्या हुआ, न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हम वैसे ही प्लांट्स ग्रो करने लगे हम जैसे चाहते थे, जिस हिसाब का रिजल्ट हम चाहते थे उस हिसाब के हम प्लांट्स ग्रो करने लगे. हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर. अब HYV सीड्स को प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है. ये केमिकल फर्टिलाइज़र है. केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब भी लगते हैं फॉर बेटर रिजल्ट. HY जो सीड्स है ओनली पॉसिबल व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ HY सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स. सो ये सब का कॉम्बिनेशन अगर होगा, प्रॉपर फर्टिलाइज़र का, क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स का, प्रॉपर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अगर हम यूज़ कर पाएंगे, तभी जाके ये HY सीड्स का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा. ओके, नेक्स्ट
In India, the farmers of Haryana, Punjab and western Uttar Pradesh were the first to use the modern farming methods. ठीक, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. ठीक, तो आप ऐसे पुह करके याद कर सकते हैं. पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा were the first to use the modern farming methods. Such farmers set up tube wells for irrigation and made use of HY seeds, chemical fertilizers and pesticides in the farming to produce the best result. तो तब से फार्मर्स जो हैं HYV सीड्स का यूज़ करने लगे बेटर रिजल्ट्स के लिए. कुछ लोगों ने तो अपने फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स और ये सब चीज़ों को लिया है प्लाइंग और हार्वेस्टिंग के लिए. दे वे रिवॉर्डेड विद हाई यील्डिंग ऑफ वीट with the help of modern farming methods. Okay, in Palampur, the yield of wheat growth with the traditional seeds was 1300 kg per hectare. पालमपुर में जो वीट ग्रो होती है ट्रेडिशनल सीड्स वो 1300 kg पे पर हेक्टर पे बिकते थे. और जो बट द यील्ड इंक्रीज अप टू 3200 kg पर हेक्टर विथ HY. मतलब जो ट्रेडिशनल हम ग्रो करते थे, मतलब वो पालमपुर में जो उस लैंड पे पहले HY सीड से पहले जो प्रोडक्शन ग्रो होती थी वो 1300 की बिकती थी. पर HY सीड्स के बाद क्या हो गया, 3200 की बिकने लगी. देयर वाज लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. ओके, so farmer now have greater amount of surplus of wheat to sell in the market. Modern farming method required the farmer to start with more cash than ever before. Okay, will the land sustain? अब जी ठीक है, पहले अब हमने लैंड को लिया, उसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे थे, अब हम मॉडर्न मेथड्स पे आ गए. मॉडर्न मेथड्स के बाद हमने उसमें पेस्टिसाइड और HY सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर सब डालना शुरू कर दिया. अब लैंड का क्या होगा? लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स विच इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़. हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है. इट इज़ इंडिकेटेड इन द साइंटिफिक रिपोर्ट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव यूज़ द नेचुरल रिसोर्स बेस. ठीक, तो क्या होता है कि जब हम एक लैंड है उस पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक बार हमने पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, हमने 2 बार यूज़ किया, हमने 3 बार यूज़ किया, फिर क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी जो लैंड की है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी. देयर आर मैनी एरियाज इन विच ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी because of the increasing use of the chemical fertilizer. The water table below the ground has been reduced by continuous use of ground water for tubewell irrigation. ठीक है, कई जगहों पे जो वाटर टेबल है वो भी बहुत वाटर जो अंडर वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो भी बहुत डिक्रीज हो गया है. Environmental resources such as soil fertility, groundwater are built up over many years. After destroying, it is very difficult to restore them. एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो इसको रीस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एनवायरनमेंट का प्रॉपर टेक केयर करें. ओके, ठीक है. तो आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, राइट अ लेटर. ये वाला तो राइट अ लेटर है. आगे, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. अब अच्छा, लैंड कैसे डिवाइडेड है फार्मर्स के बीच. यू हैव कम टू नो हाउ लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मिंग. Unfortunately, all people engaged in agriculture activities do not have sufficient land for cultivation. तो जो कुछ लोगों के पास लैंड है और कुछ लोगों के पास लैंड ही नहीं है. पालमपुर में 150 फैमिलीज़ के पास 450 फैमिलीज़ में देर आर अबाउट 150 फैमिलीज़ आउट ऑफ 450 फैमिलीज़ हु ओन नो लैंड. 450 में से सिर्फ जो 150 हैं उनके पास तो लैंड ही नहीं है. मतलब 350 कैसा है, पर 150 के पास तो लैंड ही नहीं है. मोस्ट ऑफ सच फैमिलीज़ आर दलित. तो ST/SC जो कैटेगरी के फैमिलीज़ हैं उनके पास नहीं है. देयर आर 240 फैमिलीज़ इन द विलेज हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर इनसाइड. अब 240 ऐसी, मतलब 450 में 240 ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है. कल्टिवेशन इन सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू फार्मर. ठीक है. अब 1960 में गोविंद वॉज अ फार्मर हु ओन 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरीगेटेड लैंड. ही कल्टिवेटेड लैंड विद द हेल्प ऑफ 3 सन्स. ठीक है. अब उसके पास 2.25 हेक्टेयर का लैंड था. उसने अपने 3 बच्चों के साथ मिलके उस लैंड को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया. They didn't live very comfortably. They managed to live with some extra income from their buffalo. अच्छा,
अब इसके बाद क्या होने लगा कि उसने कल्टीवेशन तो शुरू कर दी, पर उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया, उनके वो तो पहले से ही एक्स्ट्रा इनकम जो उनकी बफेलो से आती थी उस पर जी रहे थे. आफ्टर द डेथ ऑफ गोबिंद हिज लैंड वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 sons. Now, each of the sons has a plot of the land which is 0.75 हेक्टेयर. ठीक, पहले ही 2.25 का लैंड था, अब उसमें भी क्या हो गया है, पहले 2.25 का था, अब इसको 3 बच्चों में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि 0.75 हेक्टेयर हर बच्चे को आता है. तो इसमें अब वो क्या कर लेंगे, क्या उगा लेंगे और क्या बना लेंगे. दे आर अनेबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड इवन विद द इरीगेशन विद द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. They have to do additional work to make a living. There is large number of small plots scattered around the village as you can see in the picture. Such plots are cultivated by small farmers. On the other hand, more than the half of the area of village is covered by large plot. There are 60 families of medium and large farmers in Palampur. Such farmers cultivate more than 2 hectares of land. There are also few farmers who own land more than 10 हेक्टेयर. अब ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, किसी के पास 10 हेक्टेयर लैंड है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 2 से ज़्यादा है और किसी के पास 2 से कम भी है. ओके, नेक्स्ट. सो द वेजेस कैन बी इन कैश और इन क्रॉप. ठीक है, अब वेजेस कैसे मिलते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, जो फार्म पे काम करते हैं, या तो कैश में मिलेगा या तो क्रॉप में. समटाइम्स लेबर्स are provided meals also. Wages vary from crop to crop, from region to region, from one farm activity to another. Like sowing and harvesting. Sowing का अलग पैसे देंगे, हार्वेस्टिंग का अलग पैसे देंगे. जैसे जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, वो क्या करता है, वो पूरे पे तो फार्मिंग नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, लोग हायर कर लेता है. और उन लोगों को कैसे पैसे मिलते हैं, कैश में मिल जाते हैं कई बार पैसे, कई बार क्रॉप में मिल जाते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो वेरीज. जो एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन है, अगर जल्दी काम हो गया तो जल्दी छोड़ दिया जाएगा. Okay, the farm laborers might be employed on a daily basis or one from a particular activity like harvesting or for the whole year. या तो पूरे साल के लिए हो सकता है, या तो कुछ समय के लिए हो सकता है. डाला. अब हम किसकी स्टोरी सुनने जा रहे हैं, डाला की. ठीक है, डाला इज़ अ लैंडलेस लेबर इन पालमपुर. तो डाला कौन है, वो एक लैंडलेस लेबर है पालमपुर की. वो डेली वेज वर्कर है. ठीक है, डेली वेज पे काम करती है, वो वर्क ढूंढती रहती है. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ मिनिमम वेज फॉर द फार्म लेबर ₹60 पर डे. ठीक, 60 पर डे के रुपीज़ पे डाला को काम करना चाहिए. गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि हर लेबर जो काम करेगा उसे 60 रुपीज़ मिलेंगे, पर डाला को कितने मिलते हैं, 35 से 40. बिकॉज देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स. उसको सिर्फ 35 से 40 रुपये मिलते हैं. क्यों, बाकी कहाँ जाते हैं, बाकी जो उनके जो काम उनसे ले रहे हैं वो कमीशन खा लेते हैं, और उसे करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो उसकी जगह कोई और कर लेगा. सो अब क्या होगा, दैट इज़ वाई द लेबर्स एग्री टू वर्क. डाला कंप्लेन्स अबाउट इज सिचुएशन टू रामकली द अनदर फार्म लेबर बोथ. अब अच्छा, रामकली जी कौन है, रामकली जी उनकी दोस्त हैं जिनके साथ वो काम कर रही है फार्म पे. उनसे वो अपनी कंप्लेंट करते हुए दिख रही हैं, कि वो बताती हैं कि वो क्या क्या फेस कर रही हैं. ठीक है, आगे. द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. So you have already read that the modern farming methods required a great deal of capital. So the farmers now need more money for cultivation than before. जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है वो ज़्यादा पैसा देते हैं, पर उनमें पैसा भी ज़्यादा लगता है. ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपको प्रॉफिट हो रहा है. एक बार आप पैसा लगाएंगे अच्छा खासा, तभी आपको पैसा मिलेगा. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल. अब उनको कैपिटल मतलब सारी जो चीज़ें हैं उनको लाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए होगा. वो पैसे किससे लेंगे, लार्ज फार्मर से या मनी लेंडर से. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर वो द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट ऑफ कल्टिवेशन. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई. दे पुट टुगेदर टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपेयर लोन. In contrast, the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. So thus they are able to arrange the capital needed. How do these farmers have their own saving? Okay, अब देखो, दो चीज़ें हैं, दो तरह के फार्मर्स हैं. एक स्मॉल फार्मर है, एक बिग फार्मर है. स्मॉल फार्मर क्या करेगा, उसके पास इतना भी कैपिटल नहीं है कि वो फर्टिलाइज़र ले सके, पेस्टिसाइड ले सके, ट्रैक्टर बोरो कर सके. तो वो क्या करेगा, मनी लेंडर के पास जाएगा, उससे उधार लेगा, और उधार लेके क्या करेगा, वो अपना काम चलाएगा. अब वो उधार चुकाते चुकाते जितना भी उसका प्रॉफिट आया वो तो उधार चुकाने में चला गया, उसको कुछ खास
मिला नहीं। और वही जो बड़ा फार्मर है या जो मीडियम फार्मर है वो क्या करेगा कि वो सारे इनपुट्स खुद से अरेंज कर लेगा, और उसके बाद जो अरेंज करने के बाद उसके खुद के सेविंग से बचा के रख लेगा, और उसके बाद फिर जितनी भी सेविंग्स बचेंगी वो सब उसका हार्ड वर्क हो जाएगी। ओके, अब सविता की कहानी आप पढ़ सकते हैं, ये भी एक स्मॉल स्टोरी है। Okay, we have read about the three factors of production: land, labor, and capital, and how they are used in farming. So, now among the three factors of production, we found that the labors is the most abundant factor of the production. ठीक है, there are many people who are willing to work as farm laborers in the village, whereas opportunities of work are limited. They belong to either landless farmings और अभी इसको ये जो आपका है इस गैप को भरिए, फिलिंग द ब्लैंक्स को। अब आया 7th पॉइंट है हमारा, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। द फार्मर रिटेन सम पार्ट ऑफ द वीट फॉर फैमिली कंजप्शन एंड सरप्लस वीट इज सोल्ड in the market. Small farmers like Savita and Gobind's son have little surplus wheat to sell in the market because of their total production. So the medium and large farmers supply wheat to the market. ठीक, or bullock carts can be seen carrying loads of the wheat to the market. In the market, the traders buy the wheat and sell it to the further shopkeepers in the towns and cities. Tejpal Singh is a large farmer who has surplus of 350 quintals of wheat from all his land. He has a good earning by selling the surplus of wheat at Raiganj market. What does Tejpal Singh do with his earning? Tejpal has deposited money in the bank account last year. Okay. अब इन्होंने क्या किया, जो अपना पैसा था उन्होंने अब देखिए तेजपाल सिंह के पास 350 कुंटल से ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, अपना पैसा जो है बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। ठीक है, लेकिन जो सविता जैसे फार्मर्स होते हैं जिनको लोन की ज़रूरत पड़ती है अपने पैसे मतलब फार्मिंग को कंडक्ट करने के लिए, उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी पैसा उन्हें मिलेगा उन्हें वो भी पैसा फार्मिंग पे लगाना पड़ेगा, वो भी पैसा उनको फार्मिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होगा, जितना आया वो जितना भी आया वो इंटरेस्ट में चला गया, जितना भी आया वो इंटरेस्ट में चला गया। तो वो जो एक साइकिल बन जाती है जिससे वो नहीं निकल पाते हैं, हेंस उनका कुछ भी प्रॉफिट ना केवल हुआ। ठीक है, तो दिस वाज एनसीईआरटी चैप्टर 1 और हेंस वी हैव कंप्लीटेड दिस, और एनसीईआरटी चैप्टर 2 जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।